नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अनुराग सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का जेल भरो आंदोलन। पंजाब में अलग अलग हिस्सों में किसानों ने दी गिरफ्तारियां। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने शुरू किया बेमियादी किसान जागरण अभियान। फसल बीमा योजना से एक एक दूर हो रहे हैं राज्य। बिहार बंगाल के बाद अब गुजरात ने भी अपने हाथ खींचे। फसल नुकसान की भरपाई के लिए सीएम किसान सहाय योजना की शुरुआत। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने एग्री इंफ्रा फंड पर उठाए सवाल। पुरानी योजना का दोबारा घोषणा करने का लगाया आरोप। रविवार को पीएम मोदी ने किया था 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान। यूपी, पंजाब और हरियाणा से रूठा मॉनसून। अगस्त में अब तक सामान्य से 45% तक कम बारिश। यूपी के अलीगढ़ में नहरों का पानी न मिलने से सूखने लगी फसलें। केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ न केवल किसानों का प्रदर्शन बल्कि इसका दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। 200 से ज्यादा किसान संगठनों वाली अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति यानी कि AIKSCC के बाद अब देश भर में 160 से ज्यादा किसान संगठनों वाला राष्ट्रीय किसान महासंघ भी आंदोलन में उतर गया है। महासंघ ने 10 अगस्त से अन्नदाता जागरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए संगठन अध्यादेशों से होने वाले नुकसान को लेकर किसानों को जागरूक करेंगे। संगठन ने यह भी फैसला किया है कि कोरोना महामारी की स्थिति सुधरने के बाद दिल्ली में तीनों अध्यादेशों के खिलाफ बड़ी जनसभा की जाएगी। दूसरे किसान संगठनों की तरफ से किसान महासंघ का भी कहना यही है कि केंद्र के अध्यादेश किसानों की स्थिति कमजोर करने वाले हैं। तो केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ न केवल किसानों का प्रदर्शन बल्कि इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब और भी जो किसानों से जुड़े हुए संगठन हैं वो हाथ मिला रहे हैं। एक सुर में उनका यही कहना है कि जो अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है। वहीं पंजाब में इन अध्यादेशों के खिलाफ जबरदस्त विरोध जारी है। किसान और किसान संगठन लगातार इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब BKU एकता सिद्धपुर के नेतृत्व में किसानों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया था। फरीदकोट, बठिंडा, फिरोजपुर, फजिल्का, गुरदासपुर जैसे कई इलाकों में किसानों ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी दी। किसानों ने मांग की कि केंद्र सरकार कृषि से जुड़े तीनों अध्यादेशों को वापस ले। किसानों का आरोप है कि कृषि अध्यादेश में सरकार ने किसानों की फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी नहीं दी है। केंद्र सरकार फसलों की खरीद को व्यापारियों को सौंपने जा रही है। तो पंजाब में किसानों का जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं और कोरोना काल के बीच ये गुस्सा सड़क पर उतरकर किसान दिखा रहे हैं। खासतौर पर 3 अध्यादेश जो हाल ही में मोदी सरकार कोरोना के पीरियड के दौरान लेकर आई है, उन्हीं अध्यादेशों को लेकर नाराजगी किसानों के बीच में है और उनका कहना है कि पीछे के दरवाजे से इन अध्यादेशों की एंट्री, इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं जो फ्रंट गेट से मोदी सरकार नहीं ला सकती थी। उनका कहना है कि कॉर्पोरेट की एंट्री इन अध्यादेश की वजह से होगी और मंडियों में भी प्राइवेटाइजेशन होगा। इससे हमारे जो हित हैं उनको बड़ा नुकसान होगा। इससे पहले आपने देखा था 2 दिन पहले भी इसी तरह का बड़ा आंदोलन हुआ था। डिजिटल कैंपेन भी एक तरफ छेड़ा हुआ है तो वहीं अब सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी की, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक मोदी सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है। तो यहां पर गुस्सा आप देख सकते हैं किसानों के बीच में है। वहीं आपको याद होगा कि परसों ही किसानों से इंटरेक्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे और उनका कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश ये थी कि किसानों के हित में हम लगातार ऐलान कर रहे हैं, उनसे जुड़ी नीतियां बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप जमीनी हकीकत समझ सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, जहां बड़ी तादाद में किसान हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये पंजाब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों की तरफ से जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है और उनका कहना है कि आंदोलन बड़े पैमाने पर हम लेकर जाएंगे जब तक मोदी सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है। 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया था और इसके साथ ही प्रधान किसान सम्मान निधि जो योजना है मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, उसकी दूसरी किस्त भी जारी की थी। लेकिन इन सबके बीच में उसके बावजूद भी किसानों का ये कहना है कि कोरोना के टाइम पर महामारी जिस तरह से फैली है, लॉकडाउन जिस तरह से हुआ है, उससे नुकसान इतना ज्यादा है कि इन तरह के ऐलानों से उनकी भरपाई नहीं होने वाली है। सबसे जरूरी ये है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो वापस ले। कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेशों के खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलन के मुद्दे पर बात करते हैं जगजीत सिंह जी से, जो भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपसे मेरा सर सवाल है, आखिर जेल भरो आंदोलन की जरूरत आपको क्यों आई है? देखिए, जेल भरो आंदोलन की जरूरत इसलिए आई है कि आज देश में हमारी भारत सरकार ने और स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि किसानों को कोरोना के बहाने कहीं पे कोई बैठक नहीं करने दी जा रही, कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा। अगर कहीं भी 10 किसान इकट्ठे होकर आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उन पर ये मुकदमा डाल देते हैं। इसलिए आज देश में इमरजेंसी जैसे हालात हमारी सरकार ने पैदा कर रखे हैं। ऐसे हालातों में हम ये सोचते हैं कि भाई हम पर मामले दर्ज करके केस मुकदमे डालकर भी तो हमें जेल ही ले जाने की तैयारी में है सरकार। अगर सरकार ये चाहती है तो हम खुद ब खुद हम चलकर आ रहे हैं कि हमें जेल में ले जाइए। हम जेल जाने को तैयार है, पूरे देश का किसान जेल जाने को तैयार है। लेकिन जो ये इन लोगों ने ये अध्यादेश लाए हैं, इन अध्यादेशों के खिलाफ देश का किसान आंदोलन कर रहा है, आंदोलन होगा। अगर नहीं आंदोलन होता तो किसान की मृत्यु तय है इसमें। इसलिए सरकार को चाहिए था कि जब कोरोना चल रहा था ऐसे हालातों में ऐसे अध्यादेश लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? इतनी इमरजेंसी क्या थी सरकार जी? लेकिन क्या किसानों को लगता है कि इससे सरकार मान जाएगी? जो लगातार कृषि अध्यादेशों से किसानों को फायदे होने को लगातार दावे सरकार कर रही है। देखिए, हमारा काम है जब कोई किसी को पीटता है वो रोता है, अपनी आवाज उठाता है कि हमें मतलब परेशान किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारा नुकसान किया जा रहा है। उस रास्ते पे चलते हुए हम अपनी आवाज सरकार तक, हम एजेंसियों के पास, हम बाहरले देशों के पास हम अपनी आवाज ले जाना चाहते हैं जी, ताकि कहीं ना कहीं किसानों की आवाज की सुनवाई हो। हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, उसे इस बात की सुनवाई करनी चाहिए कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऐसे हालात में सरकार तो दावा ये कर रही है और वो कह रही है कि ये जो कानून लाए हैं आप लोगों के हित के लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं। देखिए, मैं बात कर इसमें 2 बातें करना चाहता हूं। पहली बात, इन अध्यादेशों में एक बात बहुत बड़ी ये कही गई है कि अगर कहीं भी किसान और परचेजर का कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो किसान कोर्ट नहीं जा पाएगा। क्या ये लाइन है जो ये किसानों के पक्ष में जाती है या फिर खरीदार उन कंपनियों के पक्ष में जाती है? बड़ी स्पष्ट और बड़ी क्लियर है। दूसरी बात जी, देखिए, अगर आज से पहले हमारे पंजाब में जो हालात थे जी, अगर किसान के साथ कहीं कोई चीटिंग हो जाती थी तो जो मार्केट कमेटी का रिकॉर्ड था उसमें जो दर्ज होता था किसान का फसल जी, उसका जो सर्टिफिकेट मिलता था जी कि हमारी फसल इस आड़तिये के थ्रू इस एजेंसी को जी बिकी है, इस आदमी ने खरीदी है जी, इस भाव पे खरीदी है, इतनी खरीदी है, वो सर्टिफिकेट सफिशिएंट था। कोर्ट में हम चले जाते थे जी, तो किसानों को अपना अधिकार मिल जाता था। अपना तो आपको कहना है कि अभी रास्ता बंद कर दिया है इन अध्यादेशों के जरिए, कुल मिलाकर दोनों में हित में नहीं है जी। मेरे पास वक्त की कमी है। जगजीत जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कीनू उगाने वाले किसानों की मदद के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल से 2 विशेष किसान ट्रेनें चलाने की मांग की है। उन्होंने पंजाब के अबोहर से
बेंगलुरु और कोलकाता के लिए 2 ट्रेन शुरू करने के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा है। हरसिमरत कौर ने चिट्ठी में लिखा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कीनू की खेती का क्लस्टर 1 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। पंजाब के अबोहर में कीनू हर साल 25 लाख टन उत्पादन को संभालने का काम करता है। उन्होंने कहा कि विशेष किसान ट्रेनों की मदद से यहां से दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में जहां फलों का बड़ा बाजार है, आसानी से कीनू को भेजा जा सकेगा और बांग्लादेश को भी कीनू का निर्यात करने में आसानी होगी। पीएम फसल बीमा योजना से किसान ही नहीं, राज्य सरकारें भी दूर भाग रही हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी फसल बीमा योजना को अलविदा कह दिया है। प्रदेश सरकार ने इसकी जगह पर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सूखे, बारिश और बाढ़ से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। नई योजना का ऐलान करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि केवल इस साल के लिए फसल बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ला रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनियां इस बार बहुत ज्यादा प्रीमियम मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीमा कंपनियों का टेंडर कर लिया जाए तो सरकार को अपने हिस्से के तौर पर 4,500 करोड़ रुपए देने होंगे। गुजरात में फसल बीमा का प्रीमियम औसतन 1,800 करोड़ रुपए रहता है। इस नई योजना के तहत राज्य सरकार या किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके तहत सूखा या ज्यादा बारिश, बाढ़ से 33% से ज्यादा फसल का नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि ये मुआवजा नुकसान के आधार पर अलग अलग होगा और एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर तक की फसलों के लिए ही मिलेगा। हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हरवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि अब गुजरात बीजेपी का ही राज्य है, वहां पर से भी अगर फसल बीमा योजना को नकार दिया जाए तो इसके मायने क्या हैं? असल में देखिए कि बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद देश में फसल बीमा योजना लागू हुई और उसके कई सारे रूप आए, बदलते रहे। पहले बहुत अच्छी नीति, उसमें कुछ सुधार किया, फिर सुधार किया और तमाम सारे इसके बाद बड़ी सरकार ने बहुत जोशो खरोश से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की। उसके लिए बहुत पब्लिसिटी की गई, बहुत दावे किए गए कि हमने इतनी अच्छी योजना लेके आए। ये फैक्ट है कि इस योजना में भी बहुत सारे बदलावों की और सुधारों की गुंजाइश है, लेकिन ये जो अब जिस तरीके का माहौल है उसमें किसानों को उनका रिस्क कवर करने के लिए एक योजना थी। अगर कोई किसान चाहता है कि उसकी फसल को रिस्क कवर हो, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जिससे उसको नुकसान होगा, तो उससे बचने के लिए उसके पास एक कंपनसेशन उसको मिलना था। और उसमें 2 तरीके थे, राज्य सरकारें उसकी हिस्सेदार थी, केंद्र सरकार हिस्सेदार थी और किसान था। सब मिलकर के प्रीमियम का भुगतान करते थे। अब उसमें समस्या क्या आई कि कई राज्यों ने, जैसे पंजाब ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, बिहार ने भी ऑप्ट आउट कर लिया और कई राज्य उसको छोड़ते चले गए, क्योंकि राज्य नहीं चाहते कि उनको अपने हिस्से का प्रीमियम देना पड़े। दूसरे ये थोड़ा हमारे किसानों की भी गलती रही कि उनके जो अपने तरीके से उनके लिए जो आंदोलन लोग करते हैं वो विषय को ठीक से समझ नहीं पाए और उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव रखा कि किसान को अपनी मर्जी से उसको लेने दीजिए बीमा। आपको जो कवरेज बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, आपने उस कोशिश को और कमज़ोर कर दिया। कमियों को दूर करने के लिए बात कीजिए। अब उसमें कम किसान होंगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, और क्योंकि प्राइवेट बीमा कंपनियां भी शामिल हैं तो वो उन्होंने बहुत हायर प्रीमियम कर दिया। अब राज्य सरकारें कोविड के चलते उनके पास रेवेन्यू कम है इस बार, तो वो उसको देना नहीं चाहते। तो ये तो केंद्र और राज्यों को मिलकर तय करना चाहिए कि किसान को जो बीमा कवर था वो बरकरार रहे। और ये कोई बीमा कवर थोड़ा ही होता है कि कुछ होगा तो देखेंगे 33% उसमें आप फसल की सीमा तय कर दे रहे हैं। तो बीमा तो जब कराया जाता है उसके लिए कोई भी, उसकी कितनी भी फसल है, अगर नुकसान होता है तो कंपनसेशन देना चाहिए। तो बेहतरी के बजाय आप उल्टे रास्ते चलने लगे, और ये राज्य सरकारों की बहुत बड़ी खामी है और केंद्र सरकार की भी खामी है कि किसान को जो एक उसकी जोखिम का एक उसको जो एक कवर था उसको आप छीन रहे हैं उससे, जो मेरे ख्याल से निहायत ही गलत है। जी, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि गुजरात के अलावा और कई राज्य सरकारें पीएम फसल बीमा योजना से अलग होकर अपनी योजना शुरू कर चुके हैं। इसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा तेलंगाना और झारखंड ने भी इससे अलग होने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है। वहीं मध्य प्रदेश ने भी खरीफ सीजन के लिए 31 जुलाई की समय सीमा
बीतने तक अपना एनरोलमेंट नहीं कराया है। अब राज्य सरकारों के फसल बीमा योजना से हटने की कई वजह बताई जा रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख वजह ज्यादा प्रीमियम और कम सुरक्षा है। दरअसल 2016 से लागू मौजूदा पीएम फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार ने इस साल कई बदलाव किए। इसके तहत बैंक से फसली कर्ज के साथ फसल बीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने प्रीमियम सब्सिडी में अपनी हिस्सा सीमित करते हुए इससे सिंचित क्षेत्र के लिए अधिकतम 25% और असिंचित क्षेत्र के लिए 30% कर दिया है। पहले प्रीमियम में किसानों के हिस्से के बाद बची राशि केंद्र और राज्य सरकारें आधा आधा भुगतान करती थीं। इस साल फसल बीमा के लिए किसानों की संख्या घटने से भी राज्यों पर प्रीमियम का बोझ बढ़ रहा है। एक बार फिर हरवीर जी का रुख करते हैं। हरवीर जी, चूंकि अब कोरोना के संकट में वित्तीय हालत राज्यों की बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है और ऐसा कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है कि केंद्र की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें राज्य सरकार को कहना था कि हमारे ऊपर बहुत शेयर है और हम इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में आपको लगता है कि जो फसल बीमा योजना थी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसानों की, और चूँकि समय समय पर समीक्षा भी होती है, क्या ये समीक्षा और इन कमियों को दूर करने की कोशिश केंद्र ने या स्टेट ने नहीं की इस बीच? देखिए, जो बदलाव किए गए उसको लेकर के तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि हमने उसको और बेहतर कर दिया, किसानों के लिए बहुत सुविधाजनक कर दिया। लेकिन ये राज्य सरकारें जो उसके बाहर भाग रही हैं और अपनी स्कीम लाने की बात कर रही हैं, अगर उनके पास इतनी अच्छी स्कीम होती तो फिर तो किसान को कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो बड़ा खुशहाल था। और दूसरे, ये जो कोरोना का संकट है ये सिर्फ क्या सरकारों के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब मुसीबत चारों तरफ से आई है, आप उसके साथ खड़े होने की बजाय साथ छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और केंद्र सरकार जब बार बार कहती है कि हम लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब जो केंद्र में जो सत्ता में पार्टी है उसकी राज्य सरकारें राज्यों में क्यों उसको छोड़कर भाग रही हैं। गुजरात तो मॉडल स्टेट है, मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े तमगे मिले हैं, तो वो क्यों छोड़ करके भाग रहे हैं। और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि 31 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक आप नहीं करेंगे। इसका मतलब लापरवाही की ये एक बिल्कुल पराकाष्ठा है। और ये लोग किसानों के हित को छोड़ करके सिर्फ जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है या जो पॉलिटिशियन अपना हित जहाँ देख रहा है वहाँ पर खड़े, इस वक्त किसान के साथ खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उसके लिए बहाने कुछ भी होगा, नुकसान तो किसानों का ही होगा। नुकसान बिल्कुल किसान का होगा और किसानों को ये देखना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या उनके फायदे में है, क्या उनके नुकसान में। तमाम सारे जो किसान संगठनों के प्रमुख थे उन्होंने बहुत बड़ी जीत का अपना डंका बजाया था कि हमने इसको ऑप्शनल करा दिया। भाई, आप विषय को ठीक से समझो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। सरकार तो अब चाहेगी कि ऐसा हो जाए, उसको बचने का मौका मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से गुजरात ने अपने अंदर प्रदेश में जो सहाय करके योजना लेकर आए हैं, वो फिर क्या फायदेमंद होगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं होगी। अगर इतना आसान था और राज्य सरकारें इतनी बढ़िया स्कीम बना के तुरंत आ सकती थी और कह रहे 1 साल के लिए, तो ये तो एकदम बिल्कुल बड़ा अजीब सा मजाक है किसानों के साथ में। दूसरे, एक पहले से था कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर या कुछ इस तरह का होता था, प्राकृतिक आपदा होती थी, तो उस वक्त किसानों को कंपनसेशन देने का कंटिजेंसी फंड से प्रावधान था। तो आप यही करेंगे, फिर आप उसको जो भी मुआवजा बनेगा जो पहले देते थे उसी पुरानी प्रक्रिया पे लौट रहे हैं। तो आपको एक बेहतर, जबकि फसल बीमा योजना में तो पोस्ट हार्वेस्ट भी कवर है, तो आप जो है वो सारा जो उसको बेहतर कवरेज दी गई थी, आप उसको छोड़ करके आप रिवर्स जा रहे हो, आप उल्टे जा रहे हो। बेहतरी के बजाय आप पुराने डरे पे जा रहे हो जहां वो जो उसके लिए बेहतर नहीं था। तो ये एक अजीब स्थिति है। मेरे ख्याल से किसानों को भी आवाज उठानी चाहिए और दबाव बनाना चाहिए कि, और ऐसा भी नहीं है कि अचानक 31 जुलाई आ गई, अचानक ये परिस्थिति आ गई। कोविड आपका फरवरी से शुरू हो गया, मार्च से लॉकडाउन है, आप खरीफ की फसल के लिए आपके पास इतना समय था, तो आपको इस तरह इतने संसाधन तो रखने चाहिए थे। 4,500 करोड़ किसी राज्य के लिए क्या इतना ज्यादा है कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता? अच्छा, जब भी नियमों में बदलाव होता है, योजनाओं में बदलाव होता है, समीक्षा होती है, तो उसमें किसानों से जुड़े हुए एक्सपर्ट, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए एक्सपर्ट बात करते हैं, राज्यों को सम्मिलित किया जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया था और इसीलिए इस तरीके के जो नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है, और जो बदलाव किया गया उसमें यही हुआ कि प्रीमियम ज्यादा है और क्षेत्र उसमें कवर कम हो रहा है। नहीं, देखिए, ये तो होना ही था। ये एक चीज़ आप देखिए, इसमें थोड़ा मैं किसानों की भी गलती मानता हूँ कि उनको भी भरमाया लोगों ने कि आपके ऊपर ये लाद दिया जाता है कि आपको जब कर्ज लेते हैं आप, तो आपका बीमा कराया जाता है। जबकि उसमें कोशिश ये थी कि जिन्होंने फसल ऋण लिया है
वो तो बीमित होंगे ही होंगे। जो गैर ऋण वाले किसान हैं उनको भी इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया था। तो आप देखिए, आप कोई भी बीमा लेते हैं, आप घर का लेते हैं, आप गाड़ी का लेते हैं, आप अपने जीवन का लेते हैं, तो आपके जो एक आशंका होती है आपके जीवन में जोखिम की, उसको कम करने के लिए लेते हैं। तो आपका जोखिम कवर होना चाहिए ना। तो एक ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, आपको उस तरफ देखना चाहिए। आप कहेंगे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आपको उतना उसके बारे में, उतना उसके जो कॉस्ट बेनिफिट है उसकी उतनी समझ नहीं है। तो आपको तो कहना चाहिए मुझे बीमा कराना चाहिए, प्रेरित किया जाता बीमा कराने के लिए, तो उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा ये मानना था कि ये उस वक्त भी जो कदम उठाए गए वो किसानों के लिए फेवरेबल नहीं थे। दूसरे उसमें क्योंकि जो स्कीम का कवरेज में अगर ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो प्रीमियम की राशि कम हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली, और अगर लोग कम हो जाएंगे प्रीमियम बढ़ जाएगा, और जब प्रीमियम बढ़ेगा तो फिर वही होगा जो अभी हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है, राज्यों को उसमें जो हिस्सा देना है, केंद्र को जो हिस्सा देना है वो ज़्यादा बनेगा, और ब्यूरोक्रेट्स के लिए और पॉलिटिशियन के लिए आसान है कि आप उससे बाहर ही हो जाओ। तो वही राज्य अपने बारे में सोच रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और ये भारत देश इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं योजनाएं बहुत ही बनती हैं, इतनी बनती हैं कि जिसके लिए बनी हो उसे भी जानकारी नहीं होती, लेकिन उसका बहुत कम हिस्सा जो है वो जमीन पर उतर पाता है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए। तो इन किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए वाले कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया। केंद्र सरकार जहां इस फंड पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं किसान संगठन और विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि यह महज योजना की दोबारा घोषणा है। सिद्धरामैया ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही मई में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पैकेज की घोषणा कर चुकी हैं। अब हमारे पब्लिसिटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने दोबारा इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हम यूपीए सरकार की योजनाओं को दोबारा ब्रांडिंग होते देख रहे थे, लेकिन अब उनकी योजनाओं की दोबारा घोषणा भी की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को पीएम मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया था, जो वाकई में केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही हिस्सा है, जिसका ऐलान लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने किया था। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्य कम बारिश से जूझ रहे हैं। अगस्त के महीने में अब तक सामान्य के मुकाबले हिमाचल में 45%, पंजाब में 54%, हरियाणा में 57%, उत्तर प्रदेश में 46% कम बारिश हुई है। इसका असर भी साफ दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कम बारिश, नहरों में पानी की कमी से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। रही सही कसर बिजली की कमी पूरी कर रही है। बीते 2 महीने से इलाके में ना के बराबर बारिश हुई है, जिससे धान, बाजरा जैसी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि फसलें सूखती जा रही हैं और कोई उम्मीद नहीं बची है। सिंचाई के लिए ना तो बारिश हो रही है और ना ही नहरों में सालों से पानी आया है। खेत में ट्यूबवेल की मदद से सिंचाई कर सकने वाले किसान भी बेहाल हैं। बिजली कटौती ने उन्हें भी परेशान कर रखा है। ये तमाम जो खेत हैं सब में सब धान होते थे, पानी ना आने के कारण बिल्कुल सूखे पड़े हैं। बाजरा बोए वो ही मारे गए बिना सूखा की वजह से। सरकार का इस तरफ को ध्यान नहीं है। पानी अब तो एक बूंद नहीं आया कतई भी। वैसे भी अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बारिश न होने की वजह से एक तो बिजली नहीं मिल रही है और नहरों में पानी भी नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं, गंगा में बता रहे कि बाढ़ आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ नहर निकली हुई है तो नहर में पानी भी नहीं है। सूखी पड़ी हुई है नहर हमारे यहाँ। बारिश नहीं है। बारिश हमारे यहाँ तो 2 महीने से हो ही नहीं रही है। हमें 10 बीघा में धान बोए थे, बारिश में बिगड़ रही है, धान हो पा रहे नहीं है। 10,000 रुपये उधार लिए तो वो भी। इस टाइम पानी की बहुत समस्या है सर। बिजली बिल्कुल आ नहीं रही है। 3-4 घंटे 24 घंटे में मिल रही है। बारिश हो नहीं रही है। 1-2 बारिश हल्की हुई है और सर नहर में पानी आ नहीं रहा है। नहर में तो सर 3-4 साल से पानी नहीं आया है। बादलों की बेरुखी के बीच राजस्थान में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ बरसात ना होने से फसलें मुरझा रही हैं, तो दूसरी तरफ टिड्डी दल रही सही कसर पूरी करने में जुटे हैं। यहाँ टिड्डियों के प्रजनन के बाद नए दल तैयार हो गए हैं, जो फसलों का भारी नुकसान कर रहे हैं। टिड्डियों को रोकने के सरकारी प्रयास बेअसर साबित होते हुए किसान अब निराश हैं।
पहले कोरोना महामारी, फिर लॉकडाउन और अब कमजोर मांग ने आम कारोबारी की कमर तोड़कर रख दी है। इससे जुड़े बागवानों और कारोबारियों को कई साल तक घाटे की भरपाई ना होने का डर तक सता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लंगड़ा, चौसा, दशहरी, आम की एक से बढ़कर एक वैरायटी। लेकिन फलों का राजा कहे जाने वाले आम के खरीदार इन दिनों नदारद हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का आम यूं तो खासा मशहूर है, लेकिन मांग घटने से इस बार पूरा आम कारोबार ही फीका पड़ गया है। सहारनपुर का जो आम है वो तकरीबन देश की सभी बड़ी मंडियों में जाता है, क्योंकि सहारनपुर आम का एक बड़ा हब है और नवाब के नाम से एक ब्रांड यहाँ का विदेश में जो एक्सपोर्ट होता है, नवाब आम के नाम सहारनपुर का मशहूर है, वो भी ना के बराबर ही बाहर जा पाया है। तो बड़ी मंडियों में ना जा पाने के कारण ना ही बाहर से कोई व्यापारी आ पाया। इस कारण यहाँ का लगभग 70 से 80% आम नुकसान में चला गया। काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बस कोरोना की वजह से ना तो घाघा में ना कुछ, जैसे सुबह का में 100-200 रुपये बने, ऐसे ही घर चले जाए। ये कोरोना की वजह से बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा। रोज़ सुबह को आते हैं, शाम को इस तरह जाते हैं, कुछ भी काम चल रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं यार। कितना कमा लेते हो? बज्जी कमा तो इसलिए 200-300 रुपये, लेकिन यह है कि कुछ नहीं हो रहा फिलहाल। सहारनपुर में 25,000 हेक्टेयर में आम के बाग हैं। हर साल यहाँ से लगभग 200 टन आम दूसरे राज्यों में सप्लाई होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। आम बागवान इसके लिए कोरोना संकट और लॉकडाउन को वजह बता रहे हैं। जितने भी आम किसान हैं बड़ा भारी नुकसान है, या जो आम के व्यापारी हैं वो भी बड़े भारी नुकसान में है, और हम खुद भी आम के बागवान हैं, हमें भी 5-6 लाख का नुकसान इस साल हुआ है, और ये नुकसान कहीं से भी भरपाई किसान नहीं कर पा रहा है इसकी। आम का किसान पूरी तरह से नुकसान में है। केवल जितनी उसकी आमदनी होनी थी 10 या 20% ही उसे मिल पाया है, शेष पूरा नुकसान में ही है। सहारनपुर में ही नहीं, यूपी और दूसरे राज्यों में भी आम कारोबार इस बार घाटे का सौदा रहा है। नुकसान का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाला मलिहाबाद का दशहरी आम के दाम बीते साल के मुकाबले आधे तक गिर गए और इस पर भी मांग सुस्त ही बनी रही। केंद्र ने कोरोना राहत पैकेज घोषित तो किया, लेकिन इसमें किसानों की तरह बागवानों का ख्याल ही नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जोगिंदर कल्याण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।